Namaste everyone. Welcome to Alex Tutorials in care of Ma Classes. I am CM Nihar Nayak. Let's go ahead with the fundamentals of account. In last lecture, we were studying some important terms of accounting. है ना, कुछ important terms, कुछ शब्द को हम पढ़ रहे थे. हमने उसमें पढ़ा था assets, liabilities, expenses, capital, drawing, income. इतने वर्ड्स तो हमने पढ़े. आज उसी सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और 3-4 शब्द हमको पढ़ने हैं खाली, जिससे हमारा थोड़ा बेसिक्स वापस रिकॉल हो जाए, या फिर जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसके लिए भी थोड़ा बेनिफिट ही है ऑब्वियसली. फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट लेक्चर 3. ओके, सो आप जानते होंगे कुछ वर्ड्स को, जैसे कि हम डेटर बोलते हैं या फिर क्रेडिटर्स बोलते हैं. सही है ना. डेटर एंड क्रेडिटर, कई बच्चों को कंफ्यूजन है कि डेटर किसको बोलेंगे, क्रेडिटर किसको बोलेंगे. फिर उसके थ्रू हम स्टोरी चला के देखते हैं कि बिल्स रिसीवेबल किसको बोलेंगे, बिल्स पेएबल किसको बोलेंगे. एक छोटी सी कहानी बताते हैं हम आपको, स्टोरी के थ्रू पढ़ते हैं, है ना. इस बार लिखवाना नहीं, जैसे मैंने वो बाकी के 6-7 शब्द आपको लिखवाए. इस बार हम नॉर्मली एक स्टोरी के हिसाब से शुरू करते हैं कि मान लो कि एक बंदा है. ये एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर पप्पू. ठीक है, पप्पू मतलब हम कोई पॉलिटिशियन की ओर इशारा नहीं कर रहे आपको, नॉर्मली पढ़ने की बात है. ठीक है, एक और है बंदा विच इज कॉल्ड एज चप्पू. ठीक है, एक बंदा रखा है जिसका नाम है पप्पू, दूसरा बंदा है जिसका नाम है चप्पू. हमको पता है सेल की हम बात करने वाले हैं अभी, क्योंकि डेटर रिलेटेड है उसमें. अगर मान लो मिस्टर पप्पू ने मिस्टर चप्पू को क्रेडिट सेल किया 10,000 रुपीज़ का. ठीक है, मिस्टर पप्पू ने मिस्टर चप्पू को क्रेडिट सेल किया 10,000 रुपीज़ का. दैट मीन्स आप बन जाओ मिस्टर पप्पू, हम हैं मिस्टर पप्पू. सही है. हमारी बुक में जब मैं क्रेडिट सेल करूंगा, देखो कैश सेल किया होता तो मैं कैश के नाम पे लिख सकता था, इट्स वेरी इजी. पर अगर कैश तो आया नहीं मेरे पास. ठीक है, इस बार क्यों? क्योंकि मैंने उसको क्रेडिट सेल किया है. तो क्रेडिट सेल किया है तो हम क्या करते हैं, अपनी बुक में चप्पू का नाम लिखते हैं कि अभी लेने बाकी है करके. सही है. तो जब भी हम किसी को क्रेडिट सेल करेंगे, तो वो हमारे लिए बन जाता है डेटर. समझ में आई कहानी? हाँ, चप्पू जो हमारी बुक में लिखेंगे हम उसको डेटर मानेंगे. ठीक है, और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि इसने क्रेडिट सेल किया, बट अगर हम बन जाए मिस्टर चप्पू, तो हमने तो उससे क्रेडिट परचेज किया होगा ना. हम पप्पू नहीं, अभी ये बन गए, बराबर. तो एक बार हमने जब क्रेडिट सेल किया, हमारे लिए चप्पू बन गया डेटर. जब चप्पू ने उससे क्रेडिट परचेज किया, परचेज, तब बन जाता है वो हमारे लिए क्रेडिटर. हमारे लिए कौन क्रेडिटर बन गया? पप्पू जो था वो. इनके लिए, पप्पू के लिए कौन डेटर बन गया? जो चप्पू था वो. सही है. तो इतना तो हमको समझ में आ जाता है तुरंत कि जब क्रेडिट सेल होता है तो जिस पर्सन को आप सेल करते हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ डेटर फॉर अस. और जब हम किसी से क्रेडिट परचेज करते हैं तो जिस सप्लायर से हमने परचेज किया होगा वो हमारे लिए बन जाता है क्रेडिटर्स. ठीक है. बट मान लो कि पप्पू को चप्पू पे भरोसा था नहीं, कि चप्पू पता नहीं टाइम पे पैसा देगा नहीं देगा. रिस्क लग रहा है पप्पू को, ये चप्पू पे थोड़ा भी भरोसा नहीं है उसको. तो वो ऐसा सोच रहा है कि शायद चप्पू देगा फ्यूचर में, तो भी मुझे 5,000 जितने देगा, 5,000 तो मेरे डुबा के छोड़ेगा वो. सही है, ऐसा इसको फील हो रहा है. तो उसने क्या किया, बैकअप के लिए, सेफ्टी के लिए उसने एक काम किया कि इसने एक राइट अ बिल, उसने एक बिल लिखा. ठीक है, बिल लिख के
एंड सेंड टू चप्पू, और क्या चप्पू एक ही तो नाम है। उसने बिल बनाया कितने का, लिख देते हैं ₹5000 का। और बिल में क्या लिखेगा वो कि भाई हाँ इस डेट को मैंने आपको सेल किया था, इतनी अमाउंट है, इतनी क्वांटिटी है, वगैरह वगैरह। और उसमें खास करके पेमेंट टर्म्स लिखा होगा कि आप मुझे 30 डेज में पेमेंट करोगे, कोई बोल सकता है 15 डेज में पेमेंट करोगे, कोई बोल सकता है 45 डेज में पेमेंट करोगे, कोई बोल सकता है 90 डेज में करोगे। जनरली मैक्सिमम 90 डेज को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा कम डेट, वो डेज जो है वो उसके हिसाब से डाल सकता है। वही बिल चप्पू को दिया, चप्पू क्या करेगा, चप्पू क्या करेगा सर, चप्पू क्या करेगा, चप्पू विल एक्सेप्ट द बिल। चप्पू बिल को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट की जगह पे एक और वर्ड यूज कर सकते हैं हम, चप्पू विल साइन द बिल। अभी साइन करा तो भी एक्सेप्ट करा, एक ही बात है। चप्पू विल साइन और एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड बैक, और वापिस वो पप्पू को दे देगा, ठीक है। इसकी भी अमाउंट ऑब्वियसली उसने जो भेजा था वही अमाउंट रहने वाली है, 5000। तो वापस एक बार स्टोरी की बात करें, क्या बात हुई थी हमारी कि पप्पू ने चप्पू को क्रेडिट सेल किया, बन गया। उसके लिए डेटर कितने का डेटर बना था, कितने का डेटर बना था सर, 10,000 का। उसी के हिसाब से क्रेडिटर भी कितने का बना था सर, 10,000 का। वो तो नॉर्मल है, एक के लिए डेटर तो उसके लिए क्रेडिटर। हाँ सर वो तो हम समझ गए। पर उसके बाद पप्पू को चप्पू के पे भरोसा नहीं है, तो उसने क्या किया, एक बिल बनाया, उस पर लिखा उसने कि दिस मच अमाउंट, दिस मच क्वांटिटी आई हैव सोल्ड यू एट ऑन दिस डेट एंड यू हैव टू पे मी आफ्टर 45 डेज और 30 डेज, लाइक दैट। एक अच्छे से फॉर्मेट में बनाकर दे देगा। और उसने साइन करके उसको वापस दे दिया। जैसे ही वो साइन करके वापस देता है, जैसे ही वो साइन करके वापस देता है, तो अभी जो चप्पू हमने डेटर बना के रखा था, याद रखना, जिसको हमने डेटर माना था, अभी उसका नामकरण चेंज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज, दैट विल बी कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल, जिसको आप गुजराती में लेनी हुंडी कहता था, हिंदी में हम लेनी हुंडी बोलते हैं, सही है ना। तो बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा कितने का, 5000। तो जितने का बिल बना के भेजा उसने एक्सेप्ट किया, उसको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। बट बच्चों बिल्स रिसीवेबल बनते ही आप वो समझो ना कि अभी मैंने ऐसे ही लिख दिया 5000, तो आप सोच लो माल तो 10 का भेजा था, तब डेटर 10 के बनाए, बिल 5 का बनाया, टोटल 15 हो गए। वो तो गलत बात है, सही है ना। तो जैसे ही बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट होगा, ये 10,000 के डेटर अभी 5,000 के डेटर बन जाएंगे। ऑल गुड। ये स्टोरी आप थोड़ा समझ रहे हो कि जब क्रेडिट सेल करके एक बार डेटर जब जनरेट होता है ना, उसी डेटर को वही डेटर वापस कन्वर्ट होके बिल्स रिसीवेबल बनते हैं। ये पूरी स्टोरी आपको आइडिया आ रही होगी। वही हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा, लेने वाले हैं। तो पप्पू के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक आप लोग समझ गए। तो चप्पू के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार वापस पढ़ लेते हैं तो पता चल जाएगा। चप्पू के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ध्यान से सुनना, वो वाला पप्पू था, अभी हम चप्पू हैं। तो चप्पू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाऊं तो चप्पू ने क्या किया था, उससे क्रेडिट परचेज। और अगर क्रेडिट परचेज किया था हमने तो वो हमारे लिए क्या बन गया था, क्रेडिटर। यस सर, याद है, याद क्या लिखा भी है आपने। और क्रेडिटर बन गए थे 10,000। और सेम स्टोरी कि पप्पू को हम पे भरोसा नहीं था, पप्पू ने बिल लिखा और हमने बिल एक्सेप्ट करके उसको वापस दे दिया। दैट मीन्स ओके, वो हमारे लिए हो जाएगा बिल्स पेबल। कितने का बनेगा सर, 5,000 का ही बनना है। जैसे उधर डेटर कम हो गए 5,000, वैसे इधर क्रेडिटर कम होके 5,000 हो जाएंगे, है ना। ये चलती है स्टोरी कि डेटर ही आपके बिल्स रिसीवेबल है और क्रेडिटर ही आपके बिल्स पेएबल है। हाँ, जब बिल्स रिसीवेबल बनता है तब डेटर में से डिडक्ट हो जाता है, और बिल्स पेएबल जब बनता है तब क्रेडिटर में से डिडक्ट हो जाता है। तो हमारा 4 वर्ड पढ़ लिया हमने साथ साथ में, पता है, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। ठीक है, जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए भी बेनिफिशियल है, या फिर जो भी बीकॉम में है, फर्स्ट ईयर बीकॉम में है, उनको भी बेनिफिशियल है, क्योंकि फंडास क्लियर होंगे। सही है, बाकी उसके ऊपर वालों तो फंडास ऑलरेडी क्लियर ही होंगे। ठीक है, सो एक बार नोट डाउन कर लियो। सर इतना बेसिक से आप क्यों पढ़ा रहे हो? अगर ऐसा सवाल मन में आ रहा है
तो आगे बढ़ने से पहले जब तक आपके लिए वो टर्म्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हमको पता चलेगा नहीं। मैं शायद एक चीज़ लिखना भूल गया, उससे पहले मिटा दिया। तो जो डेटर्स और BR मतलब बिल्स रिसीवेबल दोनों जो थे, जो कल हम शब्द पढ़े थे ना असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस वाला, उसमें से डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों मेरे लिए हो जाएंगे क्या, असेट्स। क्यों? अरे पैसे फ्यूचर में देंगे, सेल अभी कर दिया है, आई विल गेट द बेनिफिट इन फ्यूचर। याद आया, जिसकी वैल्यू का बेनिफिट फ्यूचर में होता है वो असेट होता है, इसीलिए इनको भी असेट माना जाता है। सर अगर इनको असेट माना जाता है तो फिर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल को तो पक्का लायबिलिटीज ही माना जाता होगा। देखो यही है स्मार्ट बच्चों की निशानी, तुरंत समझ जाते हैं, एक चीज आई नहीं कि दूसरी तुरंत समझ गए, ठीक है, बिकॉज इट इज पेएबल इन फ्यूचर। ठीक है, तो वापस अभी मिटा देते हैं और दूसरा काम शुरू करते हैं। ओके, और आगे की और 2 टर्म्स पढ़ने की कोशिश करते हैं हम। मेजोरिटी बच्चों को पता होने के चांसेस है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। और 2 वर्ड लिखने की कोशिश करते हैं हम, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो 2 तरह के डिस्काउंट्स पहले भी हुआ करते थे हमारे, जिसको आप व्यापारी बट्टा या फिर व्यापारी वटाओपन कहवाए। अभी हम बोलेंगे इसको ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, और उसको रोकड़ बट्टा या रोकड़ वटाओपन कहवाए। अभी हम बोलेंगे उसको कैश डिस्काउंट। ऑल गुड। पहले तो वो जानना है कि ये 2 डिस्काउंट अलग अलग जो है वो 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट क्यों है। डिस्काउंट डिस्काउंट होता है, पहली बात तो वो कि डिस्काउंट डिस्काउंट होता है कि एग्जिस्टिंग प्राइस से कम प्राइस में हमको मिलेगा या फिर हमको बेचना होगा, 2 में से एक ही चीज होगी, ठीक है। या फिर हमको मिल सकता है तो बेनिफिट है, या फिर हमको देना पड़ेगा तो लॉस है। उतना तो हमारे दिमाग में छपा हुआ है। तो व्हाट इज दिस ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस, पहले इसकी बात करते हैं थोड़ी। ट्रेड डिस्काउंट, तो आप जब भी शॉपिंग करने जाते हो, सर शॉपिंग शौक है हमारा, हॉबी है, ठीक है, होती है किसी की, तो वो छोड़ो। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, बड़े बड़े बैनर मारे होते हैं ना, 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, बाय 1 गेट 1 फ्री, 10%, 20% डिस्काउंट। और एक जगह पे तो 90% लिखा था। मैं बोला बेच क्यों रहे हो, फ्री में दे दो, ठीक है। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या था, अब तक हमने माल खरीदा नहीं और उसने बेचा नहीं, उससे पहले ही उसने डिस्काउंट दे दिया। समझ रहे हो, अब तक मैंने माल खरीदा नहीं, अभी तो मैं दुकान के बाहर हूँ, ठीक है, फिर भी उसने डिस्काउंट दिया है। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन होने से पहले, सेल या परचेज होने से पहले जो दिया जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रेड डिस्काउंट। सर दुकान में जाने के बाद दिया तो हाँ हाँ तो भी, बट बस परचेज करो उससे पहले, बिल बने उससे पहले हो जाना चाहिए डिस्काउंट, उतना ध्यान रखना। सही है कि इतना तो हम समझ सकते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट इट इज गिवन बिफोर सेल। बच्चों मैं सिर्फ सेल के कंटेक्स्ट में लिख रहा हूं, परचेज भी लिख सकता था, इट इज गिवन की जगह पे हम लिखते थे टेकन बिफोर सेल, बट ठीक है, एक ही सब्जेक्ट से, एक ही कंसेप्ट से समझो, समझ जाओगे, ऑपोजिट ही करना है फिर तो। इट इज गिवन बिफोर सेल मतलब एक्चुअली सेल का ट्रांजैक्शन हो उससे पहले ही ये डिस्काउंट दे दिया जाता है। और एक चीज बताइए, डिस्काउंट के बैनर लगते क्यों है, डिस्काउंट के बैनर क्यों लगते हैं? मेन पर्पस तो यही था कि हम जैसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो मैं लिख सकता हूं टू अट्रैक्ट द कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बोला जाता है कि आओ भाई बाय 3 गेट 4 फ्री, बाय 4 गेट 3 फ्री, ऐसा बड़े बड़े डेंजर बैनर लगाए होते हैं, हेवी, ठीक है। परसेंटेज तो समझ रहे हो, बट बाय 1 गेट 1 वाला भी 1 काइंड ऑफ डिस्काउंट ही है, हो गया टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। 2 चीज तो पढ़ ली, इट इज गिवन बिफोर सेल एंड दूसरा टू अट्रैक्ट द कस्टमर। इट इज ऑलरेडी mentioned in the bill, मतलब जरूरी नहीं है लिखा हो, बट हाँ लिखा भी हो सकता है। बिल के अंदर जो लिख के आए, बिल के अंदर जो मेंशन हो जाए, जिसको बोला हो
वो भी मेरा ट्रेड डिस्काउंट है सर। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कि हमने बोला था कि जैसे बिल बन रहा हो ना, ये रहा हमारा बिल, ठीक है, ये रहा हमारा बिल की कॉपी। इधर हम नाम लिखेंगे जिसका भी है, अपने नाम का ही बिल है तो ऊपर अपना तो सब छपा ही होगा, वो सब छोड़ दो। मैंने उसको सेल किया 1 शर्ट, ठीक है, मैंने उसको एक शर्ट सेल किया। मैंने अमाउंट में लिखा, शर्ट था 2000 रुपीज़ का, उसमें से फिर वापस डिडक्ट किया कि डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ मैं, 20%, और 20% 2000 का 20% 400 रुपीज़, और नेट अमाउंट आई मेरी 1600 रुपीज़। इधर हम लिख देंगे सेल या टोटल, कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सही है ना। तो ये क्या हुआ, मैंने अभी अभी लिखा, इट इज़ ऑलरेडी मेंशन इन द बिल, बिल में लिख दिया डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट होता है, सही है। कि मतलब अभी तो दिख रहा है ना आंखों के सामने, एक्चुअली सेल तो कितने का हुआ है, 1600 का ही हुआ है, ये तो खाली भ्रम था, ठीक है। आपको अट्रैक्ट करने के लिए बुलाया जाता है, बाकी पहले से अमाउंट जोड़ के ही सब एडजस्ट किया जाता है। कभी कभी सीजनल सेल जो होते हैं वो सही भी होते हैं, क्योंकि स्टॉक क्लियरेंस सेल होते हैं, वो सब सही हो सकते हैं, बाकी सब तो खाली भ्रम ही भ्रम है। ओके सर, इतना कुछ आप बोल रहे हो कि ये बिफोर सेल होता है, ये सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए होता है, ये बिल में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो एक्चुअली सेल तो मेरा 16 का ही हुआ है। तो एक सवाल आपके मन में उठ गया होगा कि इसको बुक में रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे। इट इज नॉट recorded in the books of account। साफ साफ लिखा है मैंने, इट इज नॉट रिकॉर्डेड। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं होती। अरे कैसे होगी, क्योंकि सेल तो 1600 का ही दिख रहा है, ये तो है ही नहीं, पार्ट ही नहीं है, तो उसकी एंट्री तो होनी नहीं है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्लियर हो जाएगा। 4 पॉइंट है, फटाफट बोल दो वापस एक बार कि इट इज गिवन बिफोर सेल, ओके, इट इज गिवन टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स ओनली, एंड इट इज ऑलरेडी मेंशन इन द बिल, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट तो क्लियर हो गया। सर बात कर लो कैश डिस्काउंट की, ये क्या होता है बच्चों, ये शुरू ही होता है ना। ये जो पहले ही लाइन लिखी है मैंने, इट इज गिवन बिफोर सेल, उसकी जगह पे है इट इज गिवन आफ्टर सेल, मतलब सेल के बाद ही होता है। अरे वाह, सेल के बाद ये दिया जाता है। एक बार सेल ट्रांजैक्शन हो गया फिर ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। बट हाँ, सेल के टाइम पे बता दिया जाता है इनको कि कैश डिस्काउंट इतना मिलेगा आपको। तो वो कैसे, सेल के टाइम पे पता होता है, बट इट इज गिवन आफ्टर सेल, मतलब सेल हुआ 1600 का, अगर हमने उससे 1500 ही लिए, सुनना, अगर 1600 का सेल किया बट हमने उससे 1500 ही लिए, तो 100 रुपीज जो दिया ना, वो हम बोल सकते हैं डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। बट ऐसा नहीं कि खाली ऊपर ऊपर के 100 रुपये निकाल दिए, ऐसे इस तरह से नहीं होता, उसकी भी कंडीशन होती है। ये अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होता, तो इसका पर्पस दिखना भी जरूरी है। सर इसका भी पर्पस बता दो बच्चों। ये जब सेल होता है, सेल क्रेडिट सेल होता है, ऑब्वियसली क्रेडिट सेल होता है। तो क्रेडिट सेल अभी अभी उसी के बारे में पढ़ के आ रहे हो, डेटर वेटर जो हमने लिखा वो क्रेडिट सेल के ऊपर ही होता था ना। तो जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तब क्रेडिट पीरियड भी होता है साथ साथ में, कि मान लो शायद 30 दिन हो, 45 डेज हो, बट हमको जितना लेट होता है ना उतना रिस्क है कि भाई वो फ्यूचर में पैसा देगा कि नहीं देगा। अर्लियर द बेटर, सीधी बात है, समझ में आता है उतना तो अर्लियर द बेटर, अर्लियर द बेटर, मतलब जितना जल्दी पेमेंट आएगा उतना हमारे लिए फ़ायदा है। तो हम वही चाहते हैं कि कस्टमर्स हमको जल्दी पेमेंट करें, उसके लिए उसको लालच दिया जाता है। जैसे कि इधर एग्जाम्पल के सामने जाता हूँ मैं, एग्जाम्पल जैसे कि यही कस्टमर था 1600 वाला, ठीक है, हमने उसको बोला कि 10% कैश डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट इफ पेड विद इन 7 डेज। वैसे पीरियड था 30 डेज का मान लो, बट हमको जल्दी चाहिए, तो हमने उसको क्या किया,
लालच डाले, ठीक है। और लालच शायद ये बिल पे लिखा हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लिखा ही होता है 10% कैश डिस्काउंट इफ पेड विद इन 7 days। अगर उसने 7 दिन में पेमेंट कर दिया तो हम उसको 10% डिस्काउंट और देंगे, तो उससे वो ट्राई करेगा जल्दी देने का, सीधी बात है। तो अगर मान लो कि उसने पेमेंट कर दिया, ठीक है, अगर मान लो उसने पेमेंट कर दिया 1600 रुपये, उसने 7 ही दिन में पेमेंट कर दिया, तो उसका पेमेंट आएगा कितना? बैंक की जगह पे ऐसा लिखता हूं ना मैं कि अमाउंट रिसीव्ड कितनी हुई उसकी बात करूं। अमाउंट रिसीव्ड 1600 रुपये बोला था, यस सर 1600 रुपीज का बिल है, बट वी हैव टोल्ड हिम दैट इफ ही इज गोइंग टू पे विद इन 7 days वी आर गोइंग टू गिव 10% डिस्काउंट, तो 10% हम इसमें से माइनस कर दें तो 160 उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली अमाउंट हमारे पास आएगी कितनी? 1440, 1440, सही है, ओके। तो एक्चुअली अमाउंट हमारे पास आएगी 1440, और मेरे कैश डिस्काउंट की फिगर कितनी हो गई? 160, सही है, 160 हो गई। समझ में आया? ये क्या किया मैंने? उसको बोला, कंडीशन दे दी कि अगर आप इतने दिन में पेमेंट कर दोगे ना तो आपको और 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो वो फटाफट आगे हमको पेमेंट कर दिया, उससे हमारा क्या फायदा? इस दिन तक वेट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, जितना जल्दी आएगा रिस्क उतना कम है, पैसा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना डिले करते हो पैसा आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो रिस्क ही है, इसीलिए रिस्क कम करने के लिए भी ये किया जाता है, वो भी एक पर्पज है उसका, टू रिड्यूस द रिस्क। या फिर हमारा मेन गोल तो वही था कि जल्दी पैसे आए। टू कलेक्ट क्या कलेक्ट करना है? अमाउंट ऑफ सेल अर्लियर फ्रॉम डेटर्स। मतलब जल्दी पैसा कलेक्ट करने का मेन गोल है हमारा इसमें, इसके लिए इसको कंडीशनल बताया जाता है, ठीक है। बट सर सेल लिख दिया था आपने 1600, उसके बाद आपने लिया 1440, तो ये कैश डिस्काउंट मेरे लिए क्या हो जाएगा? ये मेरे लिए होता है लॉस। क्यों लॉस सर? आपने ही तो लालच दिया। हाँ, बट रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। एज अ लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सेल में मेरी इनकम के हिसाब से 1600 लिखे, मिलेंगे खाली 1440। तो जो 160 नहीं मिले वो किसके? वो थे मेरे लिए डिस्काउंट के, जो मैंने डिस्काउंट दिया। तो जब भी कैश डिस्काउंट होता है, इसके सामने लिख रहा हूं, इधर लिखा था इट इज नॉट रिकॉर्डेड बट इट इज recorded in the books of accounts। ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। बढ़िया सर, बहुत कुछ समझ में आ गया। डिफरेंसेस भी लिखते जा रहे हैं हम तो, ओके। हाँ, इसके लिए भी मैं लिख सकता हूँ, बट ठीक है, इट इज ऑलरेडी मेंशन इन द बिल, तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं, तो कंडीशंस ऑफ कैश डिस्काउंट्स आर मेंशन इन द बिल। कभी कभी सेपरेट मेल करके भी बचा जाता है, मतलब वर्बली भी बताया जाता है, फिर चार्ज करके कम ले लेंगे, और क्या, मतलब होता है नॉर्मली, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट में हमने क्या देखा? इट इज गिवन आफ्टर सेल। दूसरा मेन पर्पस था तो कलेक्ट अमाउंट ऑफ सेल अर्लियर फ्रॉम द डेटर्स, बट एक और पर्पस मिस हो रहा है। हाँ, एक और पर्पस मिस हो रहा है। क्या? मैंने रिस्क वाली बात की थी ना, टू जल्दी पेमेंट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेब्ट। सर नया नहीं है, आप सबको पता ही है। बैड डेब्ट भी एक तरह का लॉस ही है। डेटर था, डेटर में से जो अमाउंट वापस ना आए, डेटर में से जो अमाउंट वापस ना आए उसको बोलते हैं हम बैड डेब्ट। सही है, पता है वैसे तो, बट फिर भी बोल दिया मैंने। तो हम जब फाइनली एनालिसिस करें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का, कभी कभी डिफरेंसेस में भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। एग्जाम्पल के साथ अगर दोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे वो लोग भी, और आपको मार्क्स भी अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट की बात करें तो हम दोनों साथ में एक बार फटाफट देख लेते हैं।
ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन बिफोर सेल बट कैश डिस्काउंट इज गिवन आफ्टर सेल। इसका मेन पर्पज था टू अट्रैक्ट द कस्टमर। कैश डिस्काउंट का मेन पर्पज मैंने दो लिखे हैं, टू कलेक्ट द अमाउंट ऑफ सेल अर्लियर फ्रॉम द डेटर्स, और दूसरा अर्लियर आ गई तो क्या हो जाएगा, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ बैड डेप्ट। इधर मैंने लिखा इट इज ऑलरेडी मेंशन इन द बिल, है ना, तो इसमें मैं ऐसा लिख सकता हूं द कंडीशंस ऑफ कैश डिस्काउंट इज मेंशन्ड इन द बिल। वो मैंने लिखा नहीं है, बट इसलिए नहीं लिखा है तो ऐसा मैं लिख दूंगा कि कंडीशंस मस्ट हैव मेंशन, तो नहीं चलेगा, मे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप नोट करना चाहो, मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लेना, बाकी मैं लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी इफ यू वांट यू कैन राइट इट। द कंडीशंस ऑफ कैश डिस्काउंट मे बी रिटन इन द बिल। मे बी मतलब लिखा भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ चुके थे कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट होगी, बराबर। इसमें डायरेक्ट डिस्काउंट काट के ही अमाउंट सेल लिखा जाता है, और इसमें हमने कंडीशन लिख दी थी कि 10% कैश डिस्काउंट इज पेड विद इन 7 days। वो चाहता है 5 दिन तो 5 लिखे, वो चाहता है 10 तो 10 लिखे। सब सेलर की, पप्पू की मर्जी, याद आया पप्पू, उसकी मर्जी। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। हमने अब तक बहुत सारे टॉपिक कंसिडर कर लिए हैं। लेक्चर 2 में हमने जब स्टार्ट किया था, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमने स्टार्ट किया था असेट्स, उसके बाद हमने लिया था एक्सपेंसेस, उसके बाद हमने लिया था कैपिटल, देन लायबिलिटीज, देन ड्राइंग, देन इनकम। आज हमने शुरू किया तब हमने डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, इतना समझ लिया, और बाद में ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट भी समझ लिया, ठीक है। कुछ टर्म्स आज हमारे क्लियर हो गए कि उसका मीनिंग क्या है। हम सिर्फ अभी समझे हैं, रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट नहीं किया। टिल नाउ हम सिर्फ टर्म समझ रहे थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जर्नल एंट्री सीखने की कोशिश करेंगे, और जर्नल एंट्री सीखने के लिए हमको उसके रूल्स पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट जर्नल एंट्रीज। एक्चुअली मैंने लिखे हुए हैं अभी तो बाजू में, आप देख सकते हो इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।